हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम इसके पहले का जो था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कब होती है और प्रथम प्रयास किसने किया, तो उसको हम देख चुके हैं। पहला प्रयास जो है ताशी ने किया था अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिख के फ्रेंच भाषा में, और दूसरा इसके बाद था शिव सिंह सेंगर थे, जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद। ये सारे इन लोगों को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो प्रयास है वो देखते हैं और थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि ये चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो और हम सही टिक करें। हम देखते हैं कि एडविन ग्रीव्स जो हैं, इनका क्या इतिहास ग्रंथ है ये भी अक्सर पूछा जाता है, और इनका FEK का भी पूछा जाता है, जो है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हम देखते हैं एडविन ग्रीव्स का कौन सा था, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्केच है। हम जो भी याद करेंगे वही उसी शब्द में से लिंक करके याद करेंगे, ताकि अलग से हमें ट्रिक ना बनानी पड़े, क्योंकि एग्जाम में हम जब जाते हैं तो जो हम अलग से ट्रिक बनाए रहते हैं तो हमें उस समय याद नहीं आता है। तो लेकिन हम शब्द में से ही ट्रिक बनाएंगे तो हमें याद आ जाएगा। हम देखते हैं कि एडविन ग्रीव्स का क्या है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इसका समय क्या है 1917। इसका समय क्या 1917 है। और एडविन ग्रीव्स देखते हैं कि ग्रीव्स मतलब बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीव्स मतलब गोज के क्या बना देते हैं, स्केच बना देते हैं। ग्रीव्स है, बच्चे क्या करते हैं, गोज के क्या बनाते हैं, स्केच बनाते हैं। तो क्या हो गया, आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और ये जो है कितने भागों में है, 5 भागों में है। ये कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। इसके बाद है FEK का क्या ग्रंथ है, वो है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका समय क्या है 1920। मतलब पहले ग्रीव्स लिखते हैं 17 में, उसके 3 साल बाद ही ये FEK जो हैं ये लिखते हैं 1920 में, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी ई आया है और हिस्ट्री में भी बड़ी ई लग गया है। तो हम क्या करेंगे, FEK हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आ स्केच मार देते हैं। स्केच क्या करते हैं, स्केच बच्चे बनाते हैं ग्रीव्स गोज गाज के, और अगर ई आ गया तो समझ लेना ये यहाँ पे भी बड़ी ई आ गया, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में। इसके बाद हमारा क्या है, राम कुमार वर्मा। ये राम कुमार वर्मा, इन्हीं को प्रथम एकांकीकार भी माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। उनकी उनकी जो एकांकी है, कौन सा है उनकी एकांकी, कौन सी एक है, एक घूट। बहुत सारे विद्वान एक घूट को प्रथम एकांकी और जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए किसी के अनुसार नहीं, बस पूछा जाए कि आधुनिक एकांकीकार कौन है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा कौन सा ग्रंथ लिखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। राम कुमार वर्मा का कौन सा ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका समय क्या है 1938। और आलोचनात्मक हम देखते हैं कि जो कुमार लोग होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, कुमार होते हैं, उनको उनकी बहुत सारी क्या होती हैं, आलोचनाएं होती हैं। तो आलोचनात्मक इतिहास किसका है, राम कुमार वर्मा का है। और इनका जो इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा था वो बस संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का ही वर्णन मिलता है। संधि काल इन्होंने आदिकाल को कहा था, और इसके बाद क्या करते हैं, ये भक्ति काल तक ही वर्णन करते हैं। उसके बाद जो रीतिकाल है, आधुनिक काल है, उस काल का वर्णन इनके ग्रंथ में आलोचनात्मक इतिहास में नहीं मिलता है। तो संधि काल का समय कैसे मान रहे हैं, ये 693 ईस्वी से और कितने 1693 ईस्वी तक। मतलब ये जो साहित्य, ये आलोचनात्मक इनका जो ग्रंथ है उसमें 693 ईस्वी से लेके 1693 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है। ये प्रथम कवि किसे मानते हैं, ये प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं, और ये प्रथम एकांकीकार भी हैं।
इन्होंने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। इसके बाद हमारा है नागरी पचाड़ी सभा। नागरी पचाड़ी एक सभा जो है एक संस्था है और वहीं से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित होता है। और इसमें क्या, वैसे 18 खंड थे, लेकिन 18 खंडों को 16 खंडों में ही विभाजित कर दिया जाता है, मतलब उसी में विलीन कर दिया जाता है और वो 16 खंडों में प्रकाशित होता है। इसके बाद हमारा है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी काव्यधारा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के ऊपर रिसर्च किया था और ये हिंदी जो काव्यधारा है उसमें सिद्ध साहित्य का ज़्यादा वर्णन मिलता है। राहुल सांकृत्यायन का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी काव्यधारा। हम देखते हैं धारा। राहुल सांकृत्यायन जो थे इनको घुमक्कड़ी भी कहा जाता है क्योंकि ये देश विदेशों की यात्रा करने में बहुत रुचि रखते थे। तो हम देखते हैं जो यात्री होते हैं, जो देश विदेश पे जाके यात्रा करते हैं, वो क्या करते हैं, एक धारा की तरह प्रभावित होते हैं ना, मतलब एक धारा की तरह प्रवाहमान रहते हैं। जैसे एक धारा होती है वो कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है, तो उसी तरह राहुल सांकृत्यायन भी थे कि वो एक जगह रुकते नहीं थे, हमेशा मतलब विचरण करते रहते थे। तो हिंदी काव्यधारा अगर एग्जाम में आ जाए तो धारा की तरह कौन चलते थे? राहुल सांकृत्यायन चलते थे। तो ये किसका ग्रंथ है? राहुल सांकृत्यायन का है। इसके बाद हमारा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हम देखते हैं कि गणपति, ये जो हमारी ट्रिक है दोस्तों, वो उसका किसी कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बस वो मैं याद कराने के लिए एक बना रही हूँ माध्यम, ताकि आप लोग मतलब सरल से सरल तरीके से सीख सकें। हम देखते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त मतलब गणपति किसको कहा जाता है? गणेश भगवान को कहा जाता है। लेकिन गणेश भगवान का सर जब कट जाता है तो उनका वो हाथी का सर लगता है, तो क्या होता है, वो एक वैज्ञानिक तरीके से लगता है ना, मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से उनमें एक हाथी का सर लगाया जाता है। तो वैज्ञानिक इतिहास अगर आ गया तो गणपति मतलब गणपति को लगा था वो सर, तो किसका हो जाएगा? गणपति चंद्रगुप्त का हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। इसके बाद हमारे हैं कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का क्या है? ये बहुत पूछा जाता है, अक्सर कई एग्जामों में पूछा गया। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? और एग्जाम में हमें पता रहता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विश्वनाथ प्रसाद का है, लेकिन ये नहीं पता रहता कि मिश्र का है कि तिवारी का है कि त्रिपाठी का है, क्योंकि ये तीनों मिलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हम देखते हैं कि अतीत, एक शब्द उठाते हैं अतीत। अतीत में क्या होता है? बहुत सारी चीजें मिश्रित रहती है ना, मिली जुली रहती हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी का अतीत सिर्फ एक ही अतीत हो, तो उसका बहुत सारा अतीत रहता है, मतलब अतीत में मिश्र रहते हैं। अतीत में क्या होता है? मिश्रित रहती हैं चीजें, तो क्या हो जाएंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, तिवारी और त्रिपाठी नहीं होंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 2 भागों में था। और इसके बाद कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनका कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये जो है संवेदना, हम देखते हैं किसी का स्वरूप, अगर किसी का स्वरूप हम देखें, उसका रूप देखें, तो क्या होता है? हमारे अंदर की संवेदनाएं जगती है ना, उससे संवेदना होती है। जैसे किसी दुखी व्यक्ति को देख लिए तो हमारे अंदर उसका रूप देख के कि कैसा है, वो दुखी है, तो संवेदनाएं जग जाती हैं। तो वही हुआ, किसी का रूप देख के, मतलब स्वरूप, राम स्वरूप चतुर्वेदी, किसी का स्वरूप देख के हमारे अंदर क्या हुआ? संवेदनाएं जगी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। मुझे लगता है ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद का जो है हमारा पहला है इसमें नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का हम ग्रंथ देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे?
हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हम ऐसा शब्द उठाएंगे कि जो और किसी ग्रंथ में ना हो, ऐसे शब्द से ट्रिक बनाएंगे जो और किसी ग्रंथ में ना मिलता हो। तो हम देखते हैं कि दर्शन, दर्शन हम किससे करते हैं? विलोचन, लोचन से ना, लोचन का मतलब आंख होता है, नेत्र। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लोचन देखते हैं, लोचन से हम क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा का क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसके बाद है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे। तो इनका कौन सा ग्रंथ है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। इसका कालक्रम अक्सर पूछा गया है। तो हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास, इसको कैसे याद रखें? हिंदी भाषा का पहले विकास होगा, इसके बाद जब हिंदी भाषा का विकास होगा तो उसमें साहित्य लिखा ही जाएगा। तो हम देखते हैं हिंदी भाषा और फिर साहित्य, मतलब पहले विकास होगा तब जाके साहित्य, ना कि साहित्य। पहले विकास हुआ फिर साहित्य। इसके बाद क्या मिलती है हमें? रत्नों की माला। जैसे हम देखते थे बिहारी थे, बहुत सारे रीतकालीन कवि ऐसे थे जो मतलब उपहार के लिए रचनाएं किया करते थे। तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास, पहले विकास हुआ फिर क्या करते हैं? हिंदी भाषा और साहित्य लिखते हैं। इसके बाद क्या मिलती है उनको? रत्नों की माला मिलती है, मतलब हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके बाद आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, मतलब जो दुलारे लोग होते हैं, नंद के दुलारे, मतलब जो दुलारे होते हैं वो 20वीं शताब्दी तक दुलारे होते हैं, मतलब 20 साल तक। उसके बाद जब उनको आभास होता है कि हमें मतलब कुछ करना है अपनी लाइफ में, आगे जाना है, तो वो उनका सारा दुलार खत्म हो। मतलब दुलार कब तक चलता है? 20वीं शताब्दी तक, 20 साल तक ही चलता है। तो हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। इसके बाद उदय नारायण तिवारी है। उदय नारायण तिवारी का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। मैं आप लोगों को वही ग्रंथ याद करवा रही हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, ये सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम वही याद करवा रहे हैं। उदय नारायण तिवारी, उदय यहाँ पर देखते हैं, उदय का मतलब भी उद्भव होता है और उद्भव का मतलब भी उदय होता है। उदय नारायण तिवारी का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। एक चीज यहाँ याद रखना है, जो हजारी प्रसाद का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव, मतलब हजारी प्रसाद क्या करते हैं? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे उदय नारायण तिवारी जो है वो हिंदी भाषा, हमें भाषा को ध्यान देना है। इनका जो ग्रंथ है वो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हमें इसको देख के हजारी प्रसाद पे नहीं जाना है। ये भाषा का उद्भव कर रहे हैं, वो साहित्य का उद्भव और विकास लिखते हैं। उदय नारायण तिवारी का क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसके बाद हम देखते हैं सूर्यकांत शास्त्री। सूर्यकांत शास्त्री का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इसके बाद है कृष्ण शंकर शुक्ल। कृष्ण शंकर शुक्ल का कौन सा ग्रंथ है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और नगेंद्र ने भी लिखा। हिंदी साहित्य लिखा नहीं, उन्होंने संपादन किया हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और रमाशंकर शुक्ल रसाल थे, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा था और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है। और जो नगेंद्र थे, डॉक्टर नगेंद्र हैं, वो क्या करते हैं? उसका संपादन करते हैं। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये क्या लिख रहे हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल लिखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कृष्ण शंकर, मतलब कृष्ण भगवान क्या थे? वो आधुनिक थे कि उनके पास बहुत सारी गोपिकाएं, जैसे आज के लोग हैं वो मतलब उनके साथ बहुत सारे गोपिकाएं रहती हैं, एक नहीं रहती हैं, बहुत सारी प्रेमिकाएं रहती हैं।
तो कृष्ण भी वैसे हम समझ लेते हैं कि क्योंकि इसका कोई व्यक्तिगत संबंध न ले, कृष्ण भगवान के पास भी बहुत सारी गोपिकाएं थी आज के आधुनिक लोगों के जैसे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। और इसका समय देख लेते हैं 1934। इसका समय क्या था? 1934 था। इसके बाद कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। समय इसका है 96। हमें सबका समय नहीं याद करना है, क्योंकि हम सबका समय नहीं याद कर सकते, हमारा ये माइंड है, कंप्यूटर नहीं है। तो हमें जो लेखक इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं का सन याद करना है, सबका सन नहीं याद करना है। अगर हम कुछ का सन याद कर लें, जैसे कि कालक्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हमें कुछ के याद है तो हम उसी में समझ लेते हैं कि ये आगे वाला हमें याद है, इसके बाद पीछे यही आएगा। तो हम देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यहाँ पे बच्चन सिंह को हम अमिताभ बच्चन कर लेते हैं। बच्चन सिंह को क्या कर लेते हैं? अमिताभ बच्चन कर लेते हैं। और कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो अमिताभ बच्चन थे वो मुंबई गए थे हीरो बनने के लिए। तो जब उनको सफलता नहीं मिलती है, वो क्या करते हैं? जा रहे थे, लेकिन फिर से वो दूसरी बार लौट के आते हैं कि उन्हें कोई मिलता है कुछ भी, लेकिन वो दूसरी बार फिर से लौट के आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में छा जाते हैं। तो अगर दूसरा इतिहास किसका है पूछे तो डॉक्टर बच्चन सिंह, मतलब अमिताभ बच्चन दूसरी बार लौट के आते हैं। तो दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। और इनका समय 96 है। इसके बाद हम देखते हैं सुमन राजे। सुमन राजे का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास 2003 में है। इसमें क्या होता है? आधे इतिहास में जो स्त्रियों की स्थिति थी आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक, वो उस स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है। सुमन राजे, इनका है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हम इसको देख लेते हैं। सुमन का मतलब पुष्प होता है, फूल होता है। जब कोई राजी नहीं होता है तो सुमन का क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। किसी को सुमन देने गए, फूल देने गए, और वो जब राजी नहीं हुआ तो क्या कर देते हैं? आधा करके, मतलब आधा करके फेंक के चले जाते हैं। तो सुमन राजे का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 इसका समय है। इसके बाद हम देखते हैं नीलाभ किसके लेखक हैं? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। नीलाभ मुख कैसा है? नीला है। मुख कैसा है? नीला है। जैसा कि हम देखते हैं शंकर भगवान वगैरह को फोटो में दिखाया जाता है कि, और विष्णु भगवान का भी दिखाया जाता है, मुख कैसा रहता है? नीला। तो सांवले हैं लेकिन सांवला दिखाया नहीं जाता है, नीला दिखाया जाता है। तो हिंदी साहित्य का मौखिक मुख कैसा है? नीला है। तो नीला का हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। इसके बाद देखते हैं नीरजा माधव का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसका है? नीरजा माधव का। यहाँ पे भी हम अगर ये हटा दें, अगर हम बड़ी को ना पे ला दें, यहाँ पे भी अगर मात्रा हम ऐसे याद कर लेते हैं, यहाँ से अगर सारी मात्राएं हटा दें तो यहाँ पे भी नर हो जा रहा है, यहाँ पे भी नर हो जा रहा है। यहाँ पे से अगर सारी ये ई की मात्रा हटा दें नीरजा में से तो यहाँ पे भी नर हो जा रहा है, यहाँ पे, मतलब ओझल नारी इतिहास किसका है? नीरजा माधव का है। तो नाम और इनका जो ग्रंथ है दोनों मैच कर रहे हैं, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये जो ग्रंथ है नीरजा माधव का ही है। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होता एक बार में, आप इस वीडियो को कई बार देखिए ताकि वो आपको रट जाए, याद हो जाए। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों की और मदद कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।